हेलो स्टूडेंट्स, जेपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है बाबू, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है बाबू, सबसे पहले इसको जानते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से न कटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ 16 को देखते हैं तो 16 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, यानी इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अगर बी ऑप्शन को चेक करें तो बी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा, इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं 29 के लिए। 29 सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, यानी उस 29 के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है, जिसमें पहला गुणनखंड 1 है, दूसरा गुणनखंड 29 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा अभाज्य संख्या के लिए। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल है बाबू, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। याद रखिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है बाबू, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अगला ऑप्शन, अगला सवाल हमारा है, √2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या रूट में हो बाबू, तो अगर उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें, अगर पेयर बने यानी जोड़ा लगे, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यदि कोई संख्या रूट में हो और उसमें अभाज्य गुणनखंड में जोड़ा नहीं लग रहा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इस रूट का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, इस 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए √2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए सवाल नंबर 4 है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। चलिए वो 2 संख्या पर लेके चेक कर लेते हैं, लेकिन कैसी संख्या लेना याद रखिएगा, अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या हमने 2 ले लिया और दूसरी अभाज्य संख्या क्या ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, अब इनका मौसा चेक करते हैं बाबू। 2 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 1 गुणा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 3 लेते हैं, 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाए 1 गुणे 3। अब इसका मौसा चेक करेंगे बाबू, तो इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 को छोड़कर, यानी जब 2 अभाज्य संख्या लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन मिलेगा, यानी 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए हम 2 से ज़्यादा अभाज्य संख्या लेते हैं। पहली अभाज्य संख्या लिया 2, फिर 3 लिया, फिर क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब इसको चेक करते हैं बाबू। 2 का गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा 1 गुणे 2, 3 का गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा 1 गुणे 3 और 5 का गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा 1 गुणे 5। ठीक है, अब इसमें कॉमन की बात करें तो तीनों संख्या में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन मिल रहा है, 1। सिर्फ क्या कॉमन मिल रहा है बाबू, 1, यानी 2 अभाज्य संख्या, 2 से अधिक अभाज्य संख्या, हर कंडीशन में उनका मौसा सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बाबू, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बाबू, चलिए कुछ नोट्स है, इसको पढ़ना जरूरी है बाबू। देखिए, 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2 होता है। कोई भी 2 संख्या लेना है पर लगातार सम संख्या लेना है, उनका मौसा हमेशा क्या होगा, 2 होगा। वो जैसे 2 संख्या हमने ले लिया लगातार, 2 ले लिया और 4 लिया। अब इसका मौसा निकालेंगे, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। ठीक है, अच्छा यहाँ हो गया मिस्टेक, 2 से 2, 2 में 2 से गुणा करके कितना होगा, 4, यानी इसका मौसा कितना है बाबू, 2 आया। 2 और 4 दोनों क्या है, लगातार संख्या है। तो जब कोई भी 2 लगातार संख्या लेंगे तो उनका मौसा हमेशा कितना होगा बाबू,
2 ही होगा। ठीक है, चलिए अगला नोट्स है, 2 लगातार संख्या का मौसा कितना होता है? 1। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं बाबू। 2 लगातार संख्या का मौसा हमेशा क्या होगा? 1 होगा। जैसे 2 लगातार संख्या ले लिया हमने, 3 और 4। क्या लिया बाबू? 3 और 4। 3 से भाग देंगे 4 में, 3 एकम 3, कितना बचा? 1। फिर अगला भाग लगेगा बाबू 3 में, 1 से 3 कितनी बार में कट गया? 3 बार में। लास्ट में किससे कटा? 1 से कटा, यानी इसका मौसा कितना आ गया? 1 आ गया। तो याद ये रखना है बाबू कि अगर कोई भी लगातार सम संख्या होगा तो उनका मौसा हमेशा कितना होगा? 2 होगा। अगर कोई भी लगातार संख्या होगा उसका मौसा हमेशा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तीसरा नोट्स है बाबू, 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना होगा? 1 होगा। 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा अगला नोट्स है, 2 सअभाज्य संख्या। 2 सअभाज्य संख्या का भी मौसा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है बाबू, क्या क्या नोट्स हमने देखा कि 2 लगातार सम संख्या होगा तो उनका मौसा 2 होगा, 2 लगातार संख्या होगा तो उनका मौसा 1 होता है, और तीसरा 2 अभाज्य संख्या का मौसा भी कितना होता है बाबू? 1। और चौथा हमारा नोट है, 2 सअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। याद रहेगा बाबू? चलिए ठीक है, आगे देखिए। आगे ये दिया गया हो कि 2 क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, क्रमिक का मतलब होता है लगातार। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, 2। 2 सम संख्या जो लगातार हो उनका मौसा में से कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए हो, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मौसा और a और b के लौसा का गुणनफल निम्न में किसके बराबर होता है? 2 पूर्णांक है a और b, तो a और b का मौसा और a और b का लौसा, इन दोनों का गुणनफल दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। याद रखना है बाबू, a और b का मौसा और a और b का लौसा, इन दोनों का गुणनफल दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल 7 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो याद रखिए बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा 2 संख्याओं का सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला जाता है? मौसा निकाला जाता है। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 संख्याओं का मौसा निकालने का क्या होता है? एक तकनीक होता है। ठीक है बाबू, सवाल नंबर 8 है, पाई है। पाई कैसी संख्या है? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भिन्न संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बाबू, पाई एक अपरमेय संख्या होता है। पाई एक क्या होता है बाबू? अपरमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब बात करें पाई का मान यानी 22/7 रखें, अगर पाई का मान दे दे बाबू 22/7, पाई न देकर 22/7 पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा 22/7 एक क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। याद रहेगा वो दोनों में अंतर। यदि पाई देगा, पाई कैसी संख्या है? तो याद रखिएगा पाई अपरिमेय संख्या है। यदि पाई का मान दे दे 22/7 तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 है बाबू, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब हमें क्या पता करना है? परिमेय संख्या पता करना है। क्या पता करना है बाबू? परिमेय संख्या। ठीक, अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं, रूट में 7 है। अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर हो बाबू तो उस संख्या का गुणनखंड करेंगे। अगर उसमें जोड़ा लगेगा, संख्या में गुणनखंड में जोड़ा लगेगा तो उस जोड़ा को कहेंगे कि परिमेय संख्या है। यदि रूट के अंदर कोई संख्या हो और उसका जोड़ा नहीं लगता है तब उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन रूट में 7 है,
7 का गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 7 होगा, 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रूट में 3 है, 3 का गुणनखंड करेंगे, इसका भी जोड़ा नहीं लगेगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ 2 रूट में 2 है और यहाँ 2 रूट में 2 है, तो रूट 2 भी एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जोड़ा नहीं लगेगा। और चौथा ऑप्शन 5, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या इसलिए होगा बाबू क्योंकि ये रूट के क्या है, बाहर है। यदि कोई संख्या रूट के बाहर हो तो जोड़ा लगे या फिर ना लगे वो हमेशा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब हमें बताना था कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के रूप में कौन आ गया, ऑप्शन नंबर डी 5 आएगा। ठीक है बाबू, चलिए सवाल नंबर 10 है बाबू, रूट 3 बट्टा रूट 12 कैसी संख्या है। रूट 3 बट्टा रूट में 12 कैसी संख्या है। तो चेक करते बाबू, ऊपर रूट में 3 हो गया, 12 का गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू, ऊपर रूट में 3, नीचे रूट के अंदर 2 का जोड़ा लग रहा है, तो जोड़ा लग रहा है कि 2 संख्याओं के बदले में एक संख्या कहाँ निकालेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर हो जाएगा रूट में 3। अब रूट 3 से रूट 3 कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में, तो ऊपर हो जाएगा 1 नीचे 2, यानी ये आ गया p बट्टा q के रूप में। किसके रूप में आया, p बट्टा q के रूप में। यदि कोई संख्या p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके तो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात रूट 3 बट्टा रूट 12 कैसी संख्या आया, तो परिमेय संख्या आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बाबू, 3 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ये इनमें से कोई नहीं। तो चेक करते हैं, 3 माइनस रूट 3, याद रखिए 3 कैसी संख्या है बाबू, 3 है परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या है। और ये रूट 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये बात हमेशा याद रखना है बाबू कि जब परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, चाहे उसका योगफल हो चाहे उसका अंतर हो, पर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या फिर अंतर हमेशा हमेशा क्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या ही होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ से हमसे पूछा गया कि रूट 3 माइनस रूट 3 कैसी संख्या, अब बताइए, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है बाबू, चलें 12 नंबर सवाल है, यदि भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर b गुणे q प्लस r में r के लिए कौन सा कथन सत्य है। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, a बराबर b गुणे q प्लस r। यहाँ 2 संख्या लेते हैं, जैसे a का मान हमने 10 ले लिया और b का मान हमने क्या ले लिया बाबू, 7 ले लिया। ठीक है, अब चेक करें कि r का मान क्या हो सकता है। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, a बराबर b गुणे q प्लस r। a का मान रखेंगे 10, b का मान हो जाएगा 7, q का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 10 में जो बड़ा होगा उसको a मानेंगे, 10 में भाग देंगे 7 से, 7 से कम 7, माइनस करें तो क्या बचेगा 3। लिखने का तरीका क्या होगा बाबू, लिखने का तरीका होगा 7 गुणे 1 प्लस में 3, 7 गुणे 1 प्लस में 7 गुणे 1 होगा, प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ आ जाएगा 7, अब 7 से भाग देंगे, 7 में भाग देंगे 3 से, 7 में भाग दे दिया 3 से, तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 6 होगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 प्लस में 1, 3 गुणे 2 प्लस में 1। अब यहाँ आप लोग देख रहे होगा कि जो भी हमारा r का मान होगा, r का मान जो होगा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, पर हमेशा
आर का जो भी मान होगा हमेशा इस बी से क्या होगा, छोटा ही होगा। आर का मान 3 आया, 1 आया, अब इससे घटते घटते 0 हो सकता है, पर हमेशा बी से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, ये कंडीशन सी सही होगा। आर का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है बाबू, चलिए सवाल नंबर 13 है 6xy तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। 6xy और 12xy का मौसा पूछा गया है। तो 6xy का गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा बाबू 2 गुणे 3 गुणे x गुणे y, और 12 का गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे x गुणे y। हमसे मौसा पूछा गया है बाबू। तब मौसा का मतलब जब दो संख्या दिया है तो दोनों संख्या में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, मौसा होगा। अब दोनों संख्या में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, 2 लिखेंगे। फिर दोनों में क्या कॉमन मिला बाबू, 3, तो 3 लिखेंगे। फिर दोनों संख्याओं में x कॉमन मिल रहा है तो x लिखेंगे। फिर दोनों में y कॉमन मिल रहा है तो क्या लिख लेंगे बाबू, y लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6xy, अर्थात 6xy और 12xy का मौसा कितना होगा, 6xy हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए सवाल नंबर 14 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना है। याद रखिए बाबू 0 और 50 के बीच टोटल 50 संख्या हो गए। कितने संख्या है, 50 संख्या है। और याद रखिएगा 50 में 25 संख्या है, सम संख्या होगी, और 25 विषम संख्या होगी। 25 विषम संख्या होगी। तो हमसे विषम संख्याओं की संख्या पूछा है, अर्थात 0 और 50 के बीच टोटल कितनी विषम संख्या होगी, तो 25 विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए सवाल नंबर 15 है 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात बताना है। लौसा और मौसा का हमें अनुपात बताना है बाबू। लौसा और मौसा का क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है बाबू, तो पहले लौसा निकाल लेते हैं 5, 15, 20 का। 5, 15, 20 का लौसा निकालेंगे। 5 से 5 एक बार में, 15 3 बार में, 20 4 बार में, और यह किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसका लौसा हो जाएगा 5 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 4, यानी ये बन जाएगा 60। अब बात करें 5, 15, 20 के मौसा की बात करें बाबू। 5, 15, 20 मौसा की बात कर लेते हैं। तो इसका गुणनखंड होगा 5, ये हो जाएगा 3 गुणे 5, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। अब ये देखेंगे कि तीनों संख्या में क्या कॉमन मिल रहा है। तीनों संख्या में क्या कॉमन मिला बाबू, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉमन मिल रहा है 5। क्या मिल रहा है, 5। 3 संख्या हो, 3 से अधिक संख्या हो, 2 संख्या, उसमें जो कॉमन मिलेगा, सभी संख्या में जो कॉमन मिलेगा वही HCF कहलाएगा। तो इसका मौसा यानी HCF हो जाएगा 5। हमें अनुपात पूछा है किसका बाबू, लौसा और मौसा का। तो लौसा का मान आया 60 और मौसा का मान आ गया 5। अब ये 5 से 60 कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, नीचे आ जाएगा 1। तो अनुपात क्या बन गया, 12:1। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताना है। याद रखिएगा बाबू हमेशा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है बाबू 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो 2 और 4 का गुणनफल हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
17 नंबर सवाल है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब हमें क्या पता करना है बाबू? हमें परिमेय संख्या पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर रूट में 10 है। अब रूट 10 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुणे 5 बनेगा। 2 और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बाबू रूट में 24। रूट 24 का गुणनखंड करेंगे तो यह बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3। इसका तो पेयर बन गया, जोड़ा लग गया, पर इस 2 और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं 35। 35 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7। 5 और 7 का भी जोड़ा नहीं लगा, इसलिए ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं रूट में 121। इसका गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणे 11, इसका जोड़ा लगा, इसलिए 121 एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बाबू, चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। किसी भी पूर्णांक का सम संख्या रूप होता है बाबू 2m। अगर पूर्णांक m दिया हो तो इसका सम संख्या का रूप होगा 2m। पूर्णांक अगर q दे दिया है तो सम संख्या का रूप होगा 2q। कोई भी पूर्णांक m हो उसका सम संख्या का रूप होगा 2m। जैसे m का मान कोई भी पूर्णांक रख लेते हैं, मान लीजिए हमने 1 रख लिया, m का मान या फिर 2 रखे या फिर 3 रखे, चेक करके देख लीजिएगा m 2m। अब इसका मान निकालेंगे तो 2m के जगह पर 1 रखेंगे, ये कितना बन जाएगा? 2। 2 एक क्या है बाबू? सम संख्या है। फिर यहाँ पर रखा 2m, यहाँ पर चेक करेंगे 2m का मान, अब इस बार रखकर 2 चेक करते हैं, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, ये भी क्या है? सम संख्या है। फिर चेक करते हैं 2m पर, 2m का मान 3 रखकर तो ये बन जाएगा 6, ये भी क्या होगा बाबू? सम संख्या है। तो याद क्या रखना है कि यदि कोई भी पूर्णांक दिया हो, अगर उसमें हमें सम संख्या का रूप पूछेगा तो याद रखिएगा उसमें 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए। अच्छा, अब जैसे इसमें बात करें बाबू 2m के साथ या 2q के साथ विषम संख्या का रूप, 2m के साथ चाहे प्लस में 1 करें या 2m के साथ माइनस में 1 करें, तो हमेशा रिजल्ट जो आएगा वह किस में आएगा? विषम संख्या में आएगा। हमेशा क्या आएगा बाबू? विषम संख्या आएगा। अर्थात विषम संख्या का जब रूप पूछे तो याद रखिएगा 2m + 1 हो सकता है या फिर 2m - 1 हो सकता है। ठीक है, पर सम संख्या के लिए जो रूप होगा वह सिर्फ और सिर्फ 2m होगा। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए? सी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19 है बाबू। 5.2372 कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। 5.2372। ठीक है बाबू, अगर इसे p/q के रूप में चेक करें तो ये बनेगा 52372 और दशमलव के लिए नीचे कितना आ गया? 1 आ गया, नीचे आ गया बाबू 1 और दशमलव के बाद 4 अंक है तो टोटल कितने जीरो लगेगा नीचे? 4। अब ये p/q के रूप में आ गया। यदि भी किसी भी दशमलव संख्या का p/q रूप क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। यानी किसी भी दशमलव प्रसार को यदि p/q के रूप में लिख ले तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 है। दो संख्या a और 18 का लौसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो a का मान बताना है। याद रखिए बाबू, दो संख्या का मौसा गुणा लौसा दोनों संख्या के गुणनफल का क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पहली संख्या है a, दूसरी संख्या है 18। पहली संख्या है बाबू a और दूसरी संख्या है 18। सूत्र क्या होता है बाबू? दोनों संख्या का मौसा
और लौसा का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ मौसा का मान दिया है बाबू 2, लौसा का मान है 36। पहली संख्या हमारे लिए a है और दूसरी संख्या 18। हमें a का मान बताना है। यहाँ 2 गुणे 36 हो गया, ये 18 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और बराबर में बन जाएगा a। और 18 से 36 कितनी बार में कट दिया, 2 बार में, तो a का मान निकालेंगे तो a का मान बनेगा 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला सवाल है, रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। रूट 18 इसका गुणनखंड करेंगे बाबू, तो ये बनेगा 2 गुणे 3 गुणे 3। याद रखिए, जब भी परिमेयकरण गुणांक पूछेगा तो याद ये रखना है कि उसमें किस संख्या का जोड़ा नहीं लग रहा है। जिस संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा वही उसका परिमेयकरण गुणांक कहलाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर रूट 2 का जोड़ा नहीं लगे, यानी रूट के अंदर 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक रूट 2 होगा। ठीक है बाबू, चलिए अब सवाल नंबर 22 है, संख्या 0.161616। आगे अभी भाग की प्रक्रिया जारी है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर रिपीट करेगा, यहाँ 161616 बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो जब रिपीट करेगा कोई भी दशमलव प्रसार तो उसमें याद रखना है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है बाबू, चलिए सवाल नंबर 23 है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक पूछा गया 144 के अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं बाबू हम लोग। 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा 72 बार में, 2 से 72 36 बार में, 2 से 36 कटेगा 18 बार में, और 2 से 18 कटेगा 9 बार में। फिर 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से चेक करेंगे, 3 से 9 3 बार में, और 3 से 3 1 बार में। तो 144 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3 गुणे 3 है, यानी ये बना 2 का पावर 4 प्लस गुणे 3 का पावर 2। हमसे पूछा गया 2 का घातांक, तो इसमें 2 का घातांक क्या है बाबू, 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24 की बात करते हैं। सवाल नंबर 24 है, ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लौसा होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है। ए और बी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो याद हमें क्या रखना है कि जब 2 अभाज्य संख्या होगा उनका जो लौसा होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ए और बी का लौसा ए गुणे बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। P और Q अभाज्य संख्या है, तो 2 अभाज्य संख्या हो बाबू या 2 से अधिक अभाज्य संख्या हो, उनका मौसा हमेशा 1 होता है। उनका मौसा हमेशा कितना होगा बाबू, 1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बाबू, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।